नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज संसद में भारी हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही पहले तो 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन का सिलसिला दिल्ली से लेकर पटना तक देखने को मिला। इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया। हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को इस्तीफे की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, लेकिन सियासी गलियारों में अब अटकलों का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनके इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं सरकार ने विपक्ष के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को स्वीकार करते हुए अगले हफ्ते 25 घंटे का समय दिया है, यानी जिसमें लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी, राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। वहीं बिहार में भी एसआईआर को लेकर संसद की तरह ही घमासान देखने को मिला है। विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहन करके विधानसभा पहुंचे, हाथों में तख्ती लेकर उन्होंने विधानसभा परिसर में विरोध किया है। दरअसल बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल किया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में विपक्षी दलों ने सदन के बाहर पोस्टर लेकर के जमकर प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी सांसदों ने एसआईआर मामले को लेकर के जमकर विरोध जाहिर किया। विपक्ष ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण वापस लेने की मांग की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एसआईआर को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है। तो हालांकि देखिए, जब हम बात एसआईआर की करते हैं तो इस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के इस वक्त तमाम विपक्षी दल एकजुट दिखाई देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मकर द्वार के बाहर खड़े होकर के मोदी सर, नो सर, यानी नो एसआईआर, इस तरीके के भी अब तख्तियां लहराई गई हैं। वहीं एक और बड़ी खबर इस बीच ये कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा था अब उसे मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया है। संसद में विदाई भाषण नहीं देंगे जगदीप धनखड़। तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से धनखड़ ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। हालांकि इसको लेकर के अभी कई प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं जो कि विपक्षी दलों की ओर से पूछे जा रहे हैं और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जरूर कोई ना कोई घपला, जरूर कोई ना कोई खेल हुआ है। हालांकि कई ऐसे विपक्षी दल भी हैं जो कि इस पर चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये निर्भर करता है कि सरकार अगर किसी के इस्तीफे को मंजूर करती है या नहीं करती है और उनसे कारण पूछा जाता है या नहीं कारण पूछा जाता है, क्योंकि जब उन्होंने खुद ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नासाज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं। तो ये उनका अपना निजी राय है। लेकिन कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त ये सवाल उठाया और पूछा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने इस जो इस्तीफे में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है वो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्मानीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ जगदीप धनखड़। तो ये उनका इस्तीफा जो हर किसी ने देखा
और सबसे पहली ही लाइन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि इसको लेकर के विपक्षी दलों की ओर से जरूर मुद्दा बनाया जा रहा है और साथ ही साथ सवाल इस बार यह भी है कि जिस विपक्षी दल को लेकर के हर बार ये कहा जाता था कि जगदीप धनखड़ के कार्यकाल और उनके व्यवहार पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं, तो आखिर ये वही विपक्षी दल इस वक्त जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के तहत उन्होंने इस्तीफे के बाद से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा भी है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी ओर से सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पद से उपराष्ट्रपति के पद से जब जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया तो इस्तीफे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट सामने आ चुका है। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से इस्तीफे को मंजूरी मिल चुकी है। हमारे भारत में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अमिताभ बच्चन सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नेम एंड माई हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट एंड इट सिग्निफाइज आभा जो मिट नहीं सकती। आई एम वेरी हैप्पी। डोंट वरी, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। मैं दुखी मन से नमस्कार। हमारे भारत में करोड़ों की संख्या में तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और ये मुद्दा इन दिनों बहुत जोरों शोरों से चर्चाओं में बना हुआ है। तमाम जगहों पर आप सुर्खियों में भी सुन रहे होंगे और ये हेडलाइंस बनने का कारण ये भी है कि इस वक्त जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के तमाम विपक्षी दल अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, एक मंच पर आकर के एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं। आखिर एसआईआर को समझना भी जरूरी हो जाता है कि ये किस तरीके से बिहार में इसको लेकर के खास तौर पर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, एसआईआर को लेकर जारी गतिरोध के बीच में मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद की कार्यवाही बाधित हुई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में भारी हंगामे की वजह से 2 बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए विपक्ष पर जहां निशाना साधा तो वहीं विपक्षी नेताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान एक पोस्टर जारी किया गया बीजेपी की ओर से, जिसमें स्पीकर महोदय को दिखाया गया है कि किस तरीके से स्पीकर साहब की ओर से कहा गया है चर्चा शुरू की जाए। लेकिन उसमें विपक्षी दलों के मन में वो आशंका जाहिर की गई है कि अगर चर्चा शुरू हो गई तो न जाने अभी कितनी बोलपट्टियां खुलेंगी। बेहतर यह है कि शोर मचाओ, कार्रवाई को स्थगित करो और भाग जाओ। तो फिलहाल विपक्षी दल जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर के चर्चा तो चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पोस्टर के जरिए बताना और संदेश जारी करना चाह रही है कि विपक्षी दल खुद मुद्दा बना भी रहे हैं लेकिन मुद्दे पर विचार विमर्श करने भी नहीं देना चाह रहे। वो खुद जानबूझकर हंगामा करते, जब ये कह दिया गया है उन्हें बता दिया गया है कि आपकी मांगों को सुन लिया गया है, आपके जो मुद्दे हैं उनको भी समझ लिया गया है, हमने टाइमिंग्स भी दे दी हैं, लेकिन अब आपको आपत्ति या दिक्कत क्या हो रही है, आप चर्चा तो कीजिए, हंगामा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे सदन की कार्रवाई को बार बार ठेस पहुंच रही है, चोट पहुंच रही है, क्योंकि आम जनता का भी टैक्स का जो पैसा लगा है उसकी भी बर्बादी हो रही है। एक दिन अगर कार्रवाई स्थगित होती है तो करोड़ों का खर्च बिल्कुल बेफिजूल हो जाता है। अब दूसरी तस्वीर जब आप गौर करेंगे, सरकार के खिलाफ किस तरीके से इस वक्त विपक्षी दल एकजुट होकर के अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनकी मांग यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त एसआईआर भी बना हुआ है और इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। यहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब एक साथ मकरद्वार के बाहर नजर आए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं एक मुद्दे को लेकर के और इस पर
हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान भी कुछ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ जीएस शाहीन जी नेता हैं, जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही राहुल आनंद जी प्रवक्ता बीजेपी से, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर चंदन कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी का रुख करना चाहूंगी। राहुल जी, विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाई दे रही है और ये एकजुटता भारी तो नहीं पड़ रही है आप लोगों पर? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो विपक्ष है ना, आज निश्चित तौर पे नोकिया फोन की तरह हो गया है। और मैं इनके विषय में अक्सर एक बात कहा करता हूं कि चले थे कहां, जाने के लिए जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। इसका इन्होंने प्रमाण भी दे दिया है संसद के अंदर। वो कहते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है, करना क्या है, ये इनको कुछ पता नहीं है। वो लेकर आए तो ऑपरेशन सिंदूर मसला में जो एडवाइजरी कमेटी जो होती है, जो वक्त जो देती है, उसकी एडवाइजरी कमेटी जो होती है, उसके तहत अगर हम देखें तो चर्चा के लिए महत्वपूर्ण समय दिया गया था। कल के सदन की ही चर्चा देख लीजिए, तो जब उपराष्ट्रपति के सामने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बातों को रख रहे थे, एक तरफ से वो भाषण ही देने लगे थे और बताने लगे थे, नियम समझाने लगे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी, वक्त जाया कर रहे हैं। और जहां तक सवाल उठता है एसआईआर का, तो मैं आपको बताते चलूं कि एसआईआर ये कोई नया बात नहीं है, ये तो लगातार होने वाले प्रोसेस है। और जो एक भ्रामक गतिविधि बनाने की जो कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, वो निश्चित तौर पर यही की जा रही है कि एक सांप को डरा कर कटवाने की जो डर पैदा किया जा रहा है वो कर रहा है। जबकि निर्वाचन आयोग ने इस बात को एकदम सत्य कर दिया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो चल रही है मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी से अगर संबंधित बात करें तो ये प्रक्रिया रूटीन वर्क है। उसने भी इस चीज को कहा है जिसमें जैसे विदेशी नागरिकों के नाम नहीं हटाए गए हैं, इसमें हटाए जा रहे हैं उनके जो डुप्लीकेट हो गए हैं, जिनका हस्तांतरण हो चुका है, जो मर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बातें करें तो लगभग 70 लाख लोगों ने 10 साल में माइग्रेट किया है बिहार से, तो उनका नाम क्यों होना चाहिए, इसका मुझे एक उदाहरण दे दे वो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस संविधान की बातें करते हैं उस संविधान के तहत ही अपने अधिकार को वो समझ नहीं पाते हैं। वो अधिकार इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी भी इनके हिसाब से आर्टिकल 324 है और आर्टिकल 326 के अंदर ही आता है, संविधान के 15वें अध्याय नहीं आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष एकदम बैकफुट पे है। देखिए, वो दिखाने के लिए कर रहे हैं लेकिन ये चर्चा नहीं करते हैं, ये हंगामेदार सत्र को बना रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो 32 दिन पहली चीज राहुल जी, विपक्षी दलों की बहुत पहले से मांग रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो सदन के भीतर, तब पहलगाम को लेकर के चर्चा की जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। लेकिन ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से जानकारी है कि विदेश का दौरा लगने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो नहीं रहेंगे तो विपक्षी दलों का तो यही कहना है कि जब प्रधान सेवक ही नहीं होंगे तो फिर चर्चा किस बात की होगी, बयान किसके सामने रखे जाएंगे और जवाब किससे मांगे जाएंगे? क्योंकि अगर सवाल जवाब होता है तो प्रधान सेवक की उपस्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो और भी कई लोगों ने बयान इससे पहले भी दिए हैं। दूसरी चीज सर सुन लीजिए सर, दूसरी चीज एसआईआर को लेकर के आपने कहा कि इस मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है? आपने सुप्रीम कोर्ट को सुना सर, जब ये मामला अभी भी पेंडिंग है, 28 जुलाई को अगली सुनवाई भी होनी है इस मामले को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है इलेक्शन कमीशन को, आपने यही समय क्यों चुना है? आपका समय ही गलत है, आप तो पहले भी करवा सकते थे, या तो आप चुनाव बीत जाने दीजिए। सुरभि जी, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से समर्थन करता हूं, लेकिन एक चीज, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक तो नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप अपना करिए। उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, लेकिन जिस चीज को खंडन किया गया कि ये गृह मंत्रालय का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है, इसके ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो विपक्ष बार बार चीजों को बनाने का प्रयास कर रहा है, एक नैरेटिव बनने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार की अगर चुनावी सभा में अगर हम बात करें तो घर सफाई करने के लिए आपको कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप जब चाहे तब आप शुरू कर सकते हैं। ये आपका घर है, ये आपका अधिकार है। आपको अगर अपने घर में आने की इजाजत ही किसी से लेना पड़े तो फिर आपका वो घर कैसे हो गया? तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूं कि ये तेलंगाना के विषय में एकदम खामोश हो जाते हैं। तेलंगाना के अगर सीईओ की अगर बात कीजिए तो वहां पे जो सरकार है कांग्रेस की, उस सरकार के तहत भी बात करें तो लगभग 60,000 फर्जी वोटर पाए गए थे, जिसमें से लगभग 38,000 के आसपास लोगों के नाम काटे गए। उस समय ये क्यों नहीं हंगामा कर रहे थे? उस समय सदन में इस बात की चर्चा क्यों नहीं हुई? ऐसी लगातार चीजें हैं जो होते रहती है। और एक चीज निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, ये संविधानिक तरीका है जिसके तहत ये चीजों को किया जा रहा है। एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर एक सवाल है सुरभि जी मेरा, कि क्या इसे एनडीए की वोटर की समस्या नहीं उत्पन्न होगी? क्या नहीं होगी? लेकिन हमने इस चीज को किया है कि हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश कमेटी है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि हमारे किन लोगों का नाम
अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए हैं। इन सब चीजों को हम देख रहे हैं, घर घर जाकर हम सक्रिय तरीके से चीजों को कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। जब आप संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर आप संविधान के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते हैं, लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? सिर्फ बयानबाजी और मीडिया में आकर फाइट देकर अपनी जिम्मेदारी तय हो जाती है क्या विपक्ष? ठीक है राहुल जी, अब आपके इसी सवाल पर हम एक बार प्रमोद जी का रुख करना चाहेंगे। प्रमोद जी, जब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई फर्जी वोटर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन, तो सर एसआईआर आने से दिक्कत क्या है आप लोगों को? देखिए सुरभि जी, एसआईआर कराने पर हमारे तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है टाइमिंग को लेकर। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी वोटर लिस्ट यही थे, उस समय तो आपने चुनाव कराने का काम किया। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के उपरांत अगर आप ये एसआईआर करा लेते तो लोगों के पास समय मिल जाता। लोग जो है, जो जिन दस्तावेजों का आप सत्यापन के रूप में जिन दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। और लोग जो 3 करोड़ लोग जो आज बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हुए हैं और वहां किसी तरह से अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे हुए हैं, वैसे लोग क्या आएंगे यहां सत्यापन कराने के लिए? एक बात। दूसरी बात, इस समय मानसून है और मानसून के समय में बिहार की जो है 73% जो आबादी है या क्षेत्र है, वो जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है। आप देखिए ना, अभी मतलब ठीक से बिहार में बारिश नहीं हुआ है, लेकिन जो सीमांचल और कोसी का जो क्षेत्र है वो जलमग्न है। तो आप समझिए कि ऐसे आनन फानन में जिस प्रकार से इस प्रक्रिया को लाया गया है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि ये नोटबंदी की तरह ही बिहार के मतदाताओं पर वोट बंदी कराने का एक कुत्सित प्रयास है। और ये प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि बिहार की जनता का जन विश्वास जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिल रहा है। और बिहार की जनता इस बार जो है, इनकी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, उनकी विदाई तय करने वाली है। आप मीडिया रिपोर्ट्स की ही बात कर लीजिए ना, तमाम सर्वे की ही बात अगर कर लीजिए तो सर्वे में भी साफ हो रहा है कि बिहार के लोगों की पहली पसंद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये हार और बौखलाहट में इस प्रकार का ये लोग काम करवाने का काम कर रहे हैं। और इससे जिस प्रकार से आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने जिक्र करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसीडर करिए जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, चाहे वो आधार हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इनको आप कंसीडर करिए। उस पर तो इन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। आप देखिए, ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सबसे बड़ा बात है कि 1 अगस्त को चुनाव आयोग के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाना। लेकिन सर, मकर द्वार के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम विपक्षी दलों को अपनी एकजुटता का वो प्रमाण दे रहे हैं। ये एकजुटता के साथ शक्ति प्रदर्शन भी हम इसे जरूर मान सकते हैं। लेकिन सर, सवाल ये भी कि उन तख्तियों में कुछ ऐसी भी तख्तियां हमें नजर आई हैं जिन पर यह सवाल उठाए गए हैं कि मोदी सरकार और नीतीश सरकार इस वक्त कुछ लोगों का वोट छीनने का प्रयास कर रही है, अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोकना चाह रही है सरकार। सर, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोका जा रहा है? नहीं, सुरभि जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जो 7 करोड़ 90 लाख जो मतदाता हैं, वो बिहार के ही जनता है, बिहार के ही लोग हैं जो वोट करते हैं। और आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार की प्रक्रिया को लाने का प्रयास कर रही तो किसका वोट काटेगी, बिहार की जनता भी जानती है। ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि बिहार की आम आवाम जो है ना, ये बखूबी जानती है। और जिस प्रकार से ये आनंद जानती है ना सर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे आप, अगर पूरा देश नहीं जान रहे तो पूरे देश को एक बार बता दीजिए कि किनका वोट काटने की तैयारी है। क्योंकि सर, उन तख्तियों में तो साफ लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोकना चाह रहे हैं। ये किसने कह दिया है आपसे? देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो वंचित और उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके वोट पर वोटबंदी करने का ये इनका प्रयास है। इसको समझने की जरूरत है। सर, वही तो डेटा मांग रही हूं मैं। सर, कौन देके जा रहा है आपको ये डेटा? किसने कह दिया कि अल्पसंख्यकों को, गरीब तबके के लोगों को रोका जा रहा है? आप पूरी बात आने दीजिए ना सुरभि जी, पूरी बात आने दीजिए। आप तो देख रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि मैंने तो फॉर्म भरा भी नहीं, मैंने हस्ताक्षर किया भी नहीं, लेकिन हमको मैसेज आ रहा है कि आपका जो है फॉर्म अपलोड कर दिया गया है। तो किसने ये अपलोड करने का काम किया, इसकी जांच होनी चाहिए ना कि आखिर बिना हस्ताक्षर के लोग आवेदन
भरे ही नहीं, बीएलओ उनके घर तक पहुंचे ही नहीं, और उनका ये जो है से जब इसकी जांच आप करिएगा, ये तो लगातार टेलीविजन चैनल और दूसरे माध्यम से लोगों को पता भी चल रहा है कि कैसे किस प्रकार का सत्यापन कराया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो आनंद फानन में यह दिखलाने के लिए कि मैंने कम समय में इसको कराने का प्रयास, कम समय में करा रहे हैं, लेकिन आप करा किस प्रकार से रहे हैं ये बतलाने का काम करिए। आप लोगों के पास पहुंच नहीं रहे हैं और उनके पास मैसेज आ रहा है मोबाइल पर कि आपका इस पर जवाब ले लेते हैं। जेडीयू से नेता इस वक्त हमारे साथ जीएम शाहीन जी भी जुड़े हुए हैं। शाहीन जी, अब आरजेडी की ओर से तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर लोगों ने फॉर्म भरा नहीं तो उनके पास मैसेज कैसे आ जा रहा है? आखिर ये जांच कैसे हो रही है? कौन सी ऐसी मशीन है? अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि 5 मिनट में ऐसे बीजेपी के पास कौन सी मशीन आ जाती है, या बिहार में जेडीयू ऐसे कैसे कार्रवाई कर रही है कि 5 मिनट में किसी का आधार तैयार करवा करके दे दे? आप तो वोट डालने नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका डुप्लीकेट नाम कहीं आ रहा है तो वहां पर या डुप्लीकेट फॉर्म भरा हुआ है पहले से कहीं, तो उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर इनको लगता है कि कहीं पे जो है कि किसी ने फॉर्म भरा भी नहीं और उसका नाम आ गया, तो इसके लिए ये लिख कर दे दे, हमें सरकार को लिख कर दे दे और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो ये लोग हवा में बातें कर रहे हैं, तो पिछले 15-20 सालों से तो इनका यही सिस्टम चल रहा है ना। आरजेडी से ज्यादा हमें कोई हम लोग नहीं करते। हम मानते हैं कि इनकी तकलीफों को, ये जो बता रहे हैं कि हमारे तेजस्वी यादव जी को सरकार, बिहार की जनता चाहती है, बड़ा ये है। बिहार की जनता ये भी जानती है ना कि तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान की तस्वीर देखी थी आपने? और सर, हाल फिलहाल में गांधी मैदान की तस्वीर देखी थी आपने? नहीं, पिछला रिकॉर्ड भी इन लोगों के पास है। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें लोगों के सामने है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। सर, वो वीडियो आपने देखा था गांधी मैदान का जो बताया जा रहा था, जहां पर वोटर फॉर्म सड़कों पर बिखरे हुए दिखे थे? सर, सड़कों पर देखिए वो कहां पर क्या हुआ था वो सब, उसके लिए सरकार लगी है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। अभी जो भी अभी देखा होगा, अभी पिछले दिनों से जिन जिन लोगों ने भी हत्याएं की, हत्या करने की कोशिश की या क्राइम में ये थे, उनको कहां से वेस्ट बंगाल से पकड़ के लाया। किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये कानून की सरकार है, कानून का राज्य है। ऐसा नहीं कि मतलब इनके जमाने में जो चल रहा था, जो लाखों के तादाद में, ठीक है, क्योंकि आपने अपराध और कानून की बात की सर, तो इसी वजह से शायद से ये कानून इतना मजबूत हो चुका है। सर, कानून आपके राज्य में इतना मजबूत हो चुका है कि यही वो कानून के लोग हैं जो ये कह देते हैं कि मई और जून के महीने में तो इस तरीके की घटनाएं आम बात है, बिहार में तो होती रहती है ऐसी घटनाएं, और वो किसानों को भी यहाँ तक कि दोषी ठहरा देते हैं कि किसान तो खाली बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे एसआईआर को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, तो आपने अपराध की तरफ ग्राफ को मोड़ दिया। अपराध की बात नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि इन लोगों के कारनामे क्या है। ये लोग कहां की बातें करते हैं, हवा में बातें करना, उसके बाद अभी जो संसद को चलने नहीं देना, शोर करना, हंगामा करना, इसके सिवाय इन लोगों के पास बच्चा ही क्या है? कोई काम दाम इन लोगों ने कोई काम करने दे रहे? इतना लाखों का नुकसान दिन भर जो संसद का हो रहा है, क्या इन लोगों को इस बात का एहसास है जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं? कांग्रेस और इन लोगों की जो हरकतें हैं, इन्होंने देश की संसद को नहीं चलने देते। इनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप लोग, और इनसे क्या उम्मीद देश की जनता भी रखना चाहती है? ये सब जो चीजें हैं इन लोगों की, इससे ये कोई मुद्दे की बातें नहीं है, सब वक्त जाया करने का और सरकार को अपने काम न करने का वो मामला है। ठीक है, यानी वोटर कूड़े में पड़े रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वक्त जाया करने वाली बातें, बेफिजूल बातें हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है। सर, जांच कब तक हो पाएगी? कौन सी जायज डिमांड है इन लोगों की, आप देखिए। सर, बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के लाइव बता रहे हैं। सर, कई ऐसे वीडियोज हैं, आप अगर चाहे तो वीडियोस भी साझा किए जा सकते हैं आपके साथ में, जो ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि बेलो हमारे घर कभी नहीं आए। हम ये बता रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, न छोड़ेंगे किसी को। जो भी कानून में हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। चलिए ठीक है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सर एक स्क्रिप्ट दे दी गई है, आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली है कि मुझे क्या बोलना है, आप उतना ही सीमित कर रहे हैं सर। मैं गाड़ी में बैठकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, ऐसी कोई बात नहीं। हम वो चीजें बता रहे हैं कि ये लोग अपना पिछला रिकॉर्ड देख ले,
कम से कम ये देखिए ना 95, 96, 97, 98। सर हाल फिलहाल में बिहार से एक ऐसा मामला भी आया है जिसमें वोटर कार्ड पे किसी की पत्नी की छवि की जगह नीतीश कुमार की फोटो लगा दी गई थी। सर ऐसी ऐसी तो गड़बड़ियां सामने आ रही है बिहार से। तो सर बताइए, वोट बैंक को लेकर के सवाल क्यों विपक्षी दल खड़ा नहीं करेगा? वो विपक्षी दल आखिर क्यों नहीं जानना या पूछना चाहेगा कि बिहार में चल क्या रहा है? उनको हम कभी मना ना करें, हम कभी मना नहीं करेंगे। ये भी बता दे जरा तेजस्वी जी की क्वालिफिकेशन क्या है, एक दफा ऑन रिकॉर्ड बता दे टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे आके, तो हम भी जरा समझ ले। ये अरे नेता प्रतिपक्ष है, आपको जानकारी नहीं है क्या? बिहार के वो नेता प्रतिपक्ष है। बिहार की जनता ने उनको बनाने का काम किया, बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया है। क्वालिफिकेशन बता दे बस, हमें कोई ज्यादा नहीं जानना, बस इतना क्वालिफिकेशन बता दे। बिहार की जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो सब हम चीज जानते हैं, आप खाली क्वालिफिकेशन बता दे, हम कोई सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। नहीं, बिहार की जनता का जन विश्वास उनके साथ है, इसी बौखलाहट में है आप लोग। आज वो नेता प्रतिपक्ष है 2020, उनका क्वालिफिकेशन है कि आज वो नेता प्रतिपक्ष है। बिहार की जनता ने उनको मजबूती देने का काम किया है। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या कि 2020 में मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया था? नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी होते। आप ये भी बताइए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम कोई सवाल आपसे नहीं करेंगे। मैं तो बता रहा हूँ ना, अरे उनकी क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ कि वो जो घोषणा करने का काम करते हैं ना, बिहार सुन लीजिए ना, जो वो घोषणा करने का काम करते हैं उस पर बिहार सरकार पीछे पीछे चलने का काम करती है। हमारे नेता घोषणा करते हैं, युवा आयोग के गठन की बात करते हैं, सुनिए बिजली फ्री करने की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करते हैं, तो सरकार पीछे 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 जैसे उनकी घोषणा पर काम करने का काम करती है कि नहीं करती है? तो उन्होंने तो सरकार को इतना मजबूर कर दिया ना, सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि जो ज्वलंत समस्याएं हमारे नेता उठाने का काम करते हैं उन समस्याओं, अरे 17 महीनों की सरकार में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करने का काम किया, आईटी पॉलिसी, पुलिस पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। अरे आप चिंता मत करिए अपनी ना, हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए ना। तो मैं बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, उन्होंने 17 महीने में 5.5 लाख सरकारी नौकरी देखने का काम किया है। उन्होंने आपको जो है ना अपनी पीठ पे लाने का काम किया है, जनता के ज्वलंत सवाल पर आपको घुटने टेकने पर मजबूर करने का काम किया है, जिन मांगों को वो लेकर के जनता के उठाने का काम किया है। सरकार को घुटना टेकना पड़ा, घोषणाओं पर करने का काम किया है सरकार ने। तेजस्वी यादव जी आगे आगे और सरकार पीछे पीछे है, ये बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। चलिए ठीक है, आप दोनों को समय देंगे, लेकिन एक बार मैं डॉक्टर चंदन कुमार जी का भी रुख करना चाहूंगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ। डॉक्टर चंदन कुमार जी, सवाल ये भी बनता है कि अभी आपने भी देखा कि किस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के जब नेता प्रवक्ता आमने सामने होते तो इस तरीके से कई मुद्दों को लेकर के घिरते हुए देखे जाते हैं, लेकिन बिहार में जब बारी आती है गठबंधन करने की तो कई बार ये दोनों एक साथ भी एक मंच पे आए हैं, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से छिटक जाते हैं तो फिर एक दूसरे पर छीटाकसी करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, लोगों के वीडियो सामने आए हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं राजनीति को लेकर के, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ये समय अनुकूल नहीं था इसका विशेष गहन पुनरीक्षण का, वोटर एसआईआर का, तो इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये समय उचित नहीं था, क्योंकि देखिए चुनाव सर पे है और जिस हिसाब से अभी प्रमोद सिन्हा जी बता रहे थे कि कूड़ेदान में मिले जो उसके सैंपल पेपर हैं और जो बीएलओ हैं वो अपनी काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी अभी बिहार में ही हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि इनका ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कहीं न कहीं सही है। जो जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। किसी का पति का नाम नहीं है तो किसी का पिता का नाम नहीं है। खासकर महिलाओं के साथ इस समस्या हो रही है कि उनका जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, उनसे कुछ जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो उनके पास है नहीं। जैसे अगर मैं 2003 की बात करूं, जो 2003 में जो स्तर किया गया था उसमें 4.5 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन करना था। उसी प्रकार से जो अभी किया जा रहा है उसमें 3 करोड़ लोगों का सत्यापन करना है।
तो इतने कम समय में आप इन चीजों को कैसे कर पाएंगे। और दूसरी चीज है, ये बहुत बड़ी समस्या, चुनाव आयोग ने पहले भी लोगों को, उनका अगर 2 जगह 3 जगह 4 जगह नाम है मतदाता सूची में, तो उसको सुधारने का चुनाव आयोग ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों को पत्र भेजकर अलग अलग तरीकों से सूचित किया था कि आपका 2 जगह 3 जगह नाम है, आप उसको कटवाएं या हटवा लें, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नाम है। बिहार में माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग बिहार से बाहर जाकर अलग अलग राज्यों में रहते हैं, काम करते हैं, तो वहां जाकर रहने के क्रम में लोग वहां भी जो रेवड़ियां सरकारें बांट रही हैं, चाहे वो दिल्ली में बांट रही हो, चाहे वहां पे क्या बिहार में जो इस प्रकार की रेवड़ियों का लाभ लेने के लिए लोग मतदाता बन जाता है। और लोग दोनों जगह, बिहार में भी मतदाता है और दिल्ली और अन्य राज्यों में भी मतदाता है। इससे बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट हो रही है। लेकिन ये जरूरी है, ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके लिए एक सही समय होना चाहिए, एक सही ज्यादा समय देने की भी जरूरत है। वर्तमान समय में आप बोल रहे हैं कि आप राजनीतिक दलों का से उनके एजेंट मांग रहे हैं, आप अपने खुद से वेरीफाई कराएं, ये चीजें इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। और ये जो अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, ये एक समस्या खड़ा कर सकता है। हाँ। बहुत लोग जो ओरिजिनल सच में मतदाता है, सच में वोटर्स हैं। ठीक है चंदन जी, शायद आप ही की बात पर कुछ राहुल आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारे एक आरजेडी के साथी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि बिहार बाढ़ ग्रसित एरिया है, इसमें आप कैसे काम को कर पाइएगा। फिर मैं इनके प्रश्न को उत्तर देता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 2008 की बात है। 2008 में लगभग 1.83 लाख क्यूसेक पानी आए थे और हमारे लगभग उस समय की अगर बातें करें तो पूरा बिहार डूब गया था। तब जाकर पूरा बिहार डूबा था। उस समय बिहार डूबा था। सीमांचल एरिया की मैं बात करता हूं। अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो उस पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी आया, जिसमें 8 लाख आबादी ही अफेक्टेड हुई थी। ये 2024 की बात है। अगर मैंने 2008 की जो बात की, उसमें लगभग 73% की आबादी हमारी डूब गई थी, उधर की सीमांचल एरिया की। लेकिन फिर भी अगर बात करें, अगर जातीय जनगणना की बात करें, तो उस पर अगर आरजेडी के तर्क को पकड़ा जाए तो ये मैं कह सकता हूं कि आरजेडी ने कहा था कि हर परिवार को 94 लाख परिवार में लगभग 2 लाख रुपए देने की आवश्यकता है। आरजेडी ने ही बताया था। और ये जो आंकड़े बताते हैं वो उसी के आधार पर बताते हैं। अगर 94 लाख परिवार को आप लगभग 4 से इंटू कर लीजिए तो लगभग 3.25 या 3.5 करोड़ के आसपास आएंगे। ये आंकड़े जो देते हैं ना, वो जातीय जनगणना के ही आंकड़े को देते हैं बार बार कि ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो सफाई करा रहा है वो इस्तीफा दे, लेकिन जो संविधान की शपथ लेके कुर्सी पर बैठ रहा है वो छाती पीटे। देखिए, यहाँ 3 तरह से बिहार में काम चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे। तेजस्वी यादव अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, पप्पू यादव इलेक्शन कमीशन को धृष्टांत कर रहे हैं और ओवैसी साहब को कह रहे हैं कि हम इनको चैलेंज ही कर देंगे। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि एक घर से कितने वोटर निकल रहे हैं, एक घर से कितने वोटर निकल रहे हैं। अभी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे थे कि ये संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता है। चंदन जी, तो आपको बता दें हम कि 1952 में कैसे हो गया था, 1953 में कैसे हो गया था, 1956 में कैसे हो गया था, 1957 में कैसे हो गया था, 1962 में कैसे हो गया था, 1987 में कैसे हो गया था। रुकिए ना, आ रहे हैं। और अभी जो इंसेंटिव रिवीजन की जो बात की गई है एसआईआर में, उसमें लाया गया है 3 फेज जो चुनाव आयोग को अधिकार है। पहला है टेम्पररी समरी, दूसरा है समरी रिवीजन, तीसरा इंसेंटिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। यानी कि आज आप आधुनिक तरीके से अगर देखें तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो चुके हैं। देखिए, ये वही बात हो गई कि सदन के अंदर कभी हमारे वित्त मंत्री ने, पूर्व वित्त मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब यूपीआई और भीम ऐप को जब लॉन्च किया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता है। सब्जी वाला कैसे कर लेगा जी, ठेला वाला कैसे कर लेगा, अच्छा तो बाथरूम जो साफ करेगा वो कैसे पैसा ले लेगा। इस तरह का बयान किया गया था। लेकिन एक मिनट, लेकिन आज सर टेक्नोलॉजीज की बात क्योंकि आपने कही है, ईवीएम्स को हैक होता हुआ भी देखा गया है। ऐसा कर्नाटका का आज ही एक वीडियो मैंने देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही, आप कहेंगे तो आपको भी भिजवा दिया जाएगा, कि उसमें भी यूपीआई को लोग अब रिजेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जीएसटी के नोटिस चले जा रहे हैं। तो सर, लोग तो वैसे भी परेशान चल रहे हैं, घोटाले इसके बावजूद भी सामने आए हैं। एक मुद्दा अभी तक भी थमा नहीं है, महाराष्ट्र को लेकर के पहले से विपक्षी दलों की ओर से सियासी घमासान छेड़ा गया इस पर। तो सर, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर वोटर लिस्ट को लेकर के फर्जीवाड़े भी हुए हैं और इसी चीज को लेकर के पूछा जा रहा है कि संभावित कैसे हो सकता है।
सुरभि जी, जैसे भीम ऐप के बारे में बात, भीम ऐप एक एक व्यक्ति अपने पास मोबाइल रखा वो खुद पेमेंट कर रहा है, लेकिन मैम सुरभि जी एक टीचर के पास, एक बीएलओ के पास एक एक गांव दिया गया है और बीएलओ छोड़ दे रहे हैं, गांव को छोड़ दे रहे हैं, टोला जो वार्ड है उनको छोड़ दे रहे हैं, लोग कर नहीं रहे, लोग उनके दरवाजे पे जा रहे हैं कराने के लिए कि आप आइए और कीजिए। बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के पास और जो चुनाव आयोग के पास। यही कारण है चंदन जी, जिस वजह से राहुल जी मैं आपसे बिल्कुल जवाब इसी बात को लेकर के चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, उस पर कई मीडिया ने भी रिपोर्ट्स फाइल की थी कि मधेपुरा का एक इंसिडेंट सामने आया जब वो वोटर आईडी कार्ड अपनी पत्नी का कलेक्ट करने गया तो नीतीश कुमार की फोटो उस पर निकली है। सर ऐसे तो वो चेक कर रहे हैं कैसे फोटो लगा रहे हैं, किसका नाम कहां लगा रहे हैं। सर बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई है कि बीएलओ काम कैसे कर रहे हैं। सर उन बीएलओ पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तिवारी पे अगर बात करें, मैं बोल देता हूं तो बोलिएगा। तिवारी सुरभि जी, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो ये कहना जायज होगा कि देखिए जब भी कभी भी कोई भी शुरुआत की जाती है तो उसमें समस्या निश्चित तौर पे आती है और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। देखिए एक आयोजन के तहत अगर हम बात करें कि जो हमारा विपक्ष है ना, वो चांद में लगे दांत को ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए अगर आप परिहार राज्य की उठा लीजिए तो पूरे देश के, अरे उदाहरण बहुत देते हैं। अरे आप पहले मुद्दा पर बात करिए ना, जो उन्होंने सवाल किया है, अरे जो सवाल किया है उस पर तो जवाब दे नहीं रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, घुमा देते हैं इधर से उधर। वहीं आ रहे हैं। पूरे देश से 70-75 करोड़ लोग जाकर नहा लिए और हमारा विपक्ष उसमें से कहीं नहीं था। अब मैं बताता हूँ, उस समय भी असुविधा हुई थी लेकिन उतने बड़े पैमाने पे चीजों को हैंडल कर लिया गया। आज ठीक है, आज अगर हम मानते हैं कि 2003 तक हुआ था, मैं मानता हूँ 2003 तक हुआ था व्यवस्था, उस दौरान जो घटा है दो जगह जो घटनाएं घटी उस पर तो सरकार बोल नहीं पाई। कार्रवाई की गई है सुरभि जी और उसको सस्पेंड किया गया है। और आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक पुल पे जो कागजात फेंके गए थे, उस कागजात जो फेंके गए थे वहां पे भी जांच चली और उसको भी सस्पेंड किया गया। देखिए चीजें ऐसी है। मैं गोपालगंज जिले से आता हूँ जहां से थोड़ा जवाब ले लीजिएगा सुरभि जी। बिल्कुल। मैं गोपालगंज जिले से आता हूँ। आज के समय में अगर बात किया जाए, देहात की बात किया जाए, मैं खुद देहात से आता हूँ, अगर उस देहात की बात कर ली जाए तो उस देहात में आज सारे लोग जागरूक हो गए हैं। कम से कम ये 10 साल के कार्यकाल में लोगों के पास कागज की कमी तो नहीं है, ये चीज तो मैं मानता हूँ। कागज की कमी उन्हीं के पास है जो कागज दिखाना नहीं चाहते थे, जो कहा करते थे कि जब राम मंदिर का भी जजमेंट आ रहा था उस समय वो फर्जी कागज दिखा रहे थे, तो जजमेंट जिसका था, जिसका आधार था, उसको मिला। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है सुरभि जी कि जो राजनीतिक दल जो है, जो विपक्ष में बैठा है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए गांव में, टोला में, वार्ड में, विधानसभा में अपने लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहते हैं, इनके सारे प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि हम पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों के नेता हैं। तो आपके लोग कहाँ हैं भैया? आपके लोग उनको क्यों नहीं? अरे हमारे नेता तो A to Z की बात करते हैं, शायद नहीं सुनाई पड़ता है क्या? नहीं सुनाई आपको नहीं पड़ता है, नहीं सुनाई पड़ता है, आपको सुनाई नहीं पड़ता। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। गलत व्याख्या मत करिए नेशनल चैनल पर बैठ करके, गलत बात मत करिए, किसी ने नहीं कहा है। बाल बालों से काम नहीं चलेगा। कहा ना आपके विधायक ने, प्रमोद जी आपके विधायक। अरे जो आप बुरा बाल की बात आप लोग के द्वारा प्रचारित किया गया है, आप लोगों के द्वारा प्रचारित किया गया है। हमारे नेता की बात करते हैं, पूरा बाल साफ करो कह रहे थे ना प्रमोद जी, यही। अरे हमारे नेता A to Z की बात करते हैं, सभी समाज की बात करते हैं, शायद आपको सुनाई नहीं पड़ता है। वहां तो देना है A to Z में MY को पहले मत देना है और A से लेकर। सुरभि जी कुछ प्रश्न है उसको आप ले लीजिए सुरभि जी। बिल्कुल प्रमोद जी, अब आपको भी मौका दे रही हूँ मैं। अब आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं चंदन कुमार जी के पास भी जाऊंगी जल्दी। देखिए अभी जो है राहुल जी जो बोल रहे थे कि लोग अपना दस्तावेज देना नहीं चाहते हैं, तो जो चुनाव आयोग के द्वारा जो दस्तावेज की मांग की गई है, तो भारत देखिए उसमें 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक तो जन्म प्रमाण पत्र है, मैट्रिक प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है। तो भारत सरकार के NFHS 3 के अनुसार 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था, उसके पहले तो था ही नहीं। आप समझिए कि इससे स्पष्ट है कि 65 और 85 के बीच जन्मे लोगों में यह संख्या कितनी रही होगी, बिल्कुल नगण्य रही होगी। मैट्रिक प्रमाण पत्र की ही अगर हम बात करें तो NFHS 2 के अनुसार 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है।
और जाति प्रमाण पत्र की यदि हम बात करें, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 25% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र था और उच्च जातियों में तो यह अनुपात और भी कम होगा। इसलिए औसतन 20% से कम परिवारों के पास यह प्रमाण पत्र उपलब्ध है। अब बताइए कि 100% लोग कहां से देंगे जब ये दस्तावेज की उपलब्धता ही नहीं है। चुनाव आयोग ने कंसीडर करने की बात की, कंसीडर नहीं किया गया। उसके बाद देखिए आनंद फानन में ये लोग जो है बीएलओ घर तक पहुंच नहीं रहे हैं, उनका फॉर्म अपलोड हो रहा है और नगर निगम के द्वारा भी। ठीक है, लेकिन देखिए सुरभि जी महत्वपूर्ण सवाल हम उठा रहे हैं। सुरभि जी एक सेकंड आप बात कर लीजिएगा। हाँ। नगर निगम के द्वारा भी एक फॉर्म जो है दिया जा रहा है जो कि सादा फॉर्म है। जो बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म दिया जा रहा है वो फॉर्म अलग है। उसमें वोटर कार्ड है उसका पूरा विवरणी उसमें है, जो मतदाता है उसका पूरा विवरणी है। लेकिन जो नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है वह सादा फॉर्म दिया जा रहा है। ये कहा गया चुनाव आयोग के द्वारा कि फॉर्म जो है 2 फॉर्म दिया जाएगा, सिग्नेचर लिया जाएगा, मतलब पावती जो है आप देंगे जैसे जिस मतदाता से आपने फॉर्म लेने का काम किया है। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो आनंद फानन में सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मैं कम समय में भी इसको करने का काम किया है। न बीएलओ पहुंच रहे हैं मतदाता के पास। ठीक है सर, आप लोगों का ये मुद्दा है, सर आप लोगों का ये मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ जब संसद का सदन बुलाया जाता है, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सर चर्चा शुरू हो रही है, विपक्षी दलों का एक साथ में एक सुर में आप लोग हंगामा काटना शुरू कर देते हैं, नारेबाजियां शुरू कर देते हैं। सर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता का हो रहा है, उनके मुद्दे तो आ ही नहीं पा रहे हैं सदन के भीतर। आप लोग उन मुद्दों को उठाना चाह रहे तो थोड़ा शांति तो बनाए रखिए सर। एक एक करके आप लोगों की भी बारी आती है, प्रश्नकाल का भी समय होता है। और जब ये कह दिया गया था कि विपक्षी दलों के मुद्दों को सुना जाएगा, जो सदन की कार्रवाई होगी, जो दायरा होगा, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए उस दायरे के तहत ही तमाम चर्चाएं होंगी, तो सर आखिर अब इस बात को लेकर आपत्ति कहां हो गई? अब देखिए सुरभि जी, आपने जो कहा आज एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और एसआईआर को लेकर के पहले से भी बातें रखने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मांग हम लोग कर रहे हैं, नहीं सुन लीजिए ना आप सुरभि जी, आपके देखिए कितना आपने पूरा प्रश्न किया और मैंने सुना, समझ भी लिया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। आप बताइए कि एसआईआर को लेकर के जब हमारे चाहे वो दिल्ली में अगर जो है संसद में अगर बात को उठाना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुनी नहीं जा रही है। बिहार में आप देखिए हम अपनी बात को उठाना चाह रहे हैं, हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है। कह रहे हैं बिहार में कहा जा रहा है कि ये यहाँ का विषय नहीं है, बिहार के लोगों का महत्वपूर्ण विषय है और कह दिया जाएगा कि ये यहाँ का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। कैसे चलेगा काम बताइए? हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं ना। और जो ये कह रहे हैं चर्चा करने की बात, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जब बात आया था तब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहने का काम किया था कि इसको जो है एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इन सब बातों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब देने का काम करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो विशेष सत्र भी नहीं बुलाया गया। मान लीजिए अभी मॉनसून सत्र बुलाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर जवाब देने का काम करें। हम तो लगातार सवाल उठाने का काम करें। आप बताइए विपक्ष कहां सवाल उठाएगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो हमारे पास प्रक्रिया हम जनता को रख रहे हैं, सदन में हम चाहते हैं सवाल को उठाना। और जो न्याय प्रणाली है हमारा, उसमें भी हमको विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए अपनी बातों को रखने के लिए। अब बताइए विपक्ष क्या करेगा? जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमको प्रदत्त अधिकार है उसी का हम तो पालन करेंगे ना। हम चाहते हैं कि एसआईआर पर जो है बातें हो, वो लोग करना नहीं चाहते हैं। बिहार में हम चाहते हैं एसआईआर पर लॉ एंड ऑर्डर पर बातें हो, उस पर ये लोग करना नहीं चाहते हैं। तो बताइए हम क्या करें? क्या विपक्ष आखिर जब आप सदन में हमारी बात को दबा दीजिएगा, सदन चलाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी क्या सिर्फ विपक्ष की है, सत्ता पक्ष की नहीं है क्या? सत्ता पक्ष विपक्ष जो है मतदाताओं का या आवाम का, आम जो देश की जनता है या राज्य की जनता है, हाँ। उसका आंख कान और नाक होता है। अपनी बातों को अगर सदन में रखना चाहता है तो सरकार को सुनने का है, सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाले हुए है, बातों को सुनना नहीं चाहती है, तो क्या करेगा विपक्ष? अब चंदन जी, सवाल ये भी है
कि ये वही सरकार है, जब बजट की बात आती है तो बिहार को सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात एसआईआर की आ जाती है तो ये देश का मुद्दा नहीं है, ये कहकर के टाल दिया जा रहा है, जो कि ये कहना है आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी का। और उसके बाद से उनकी ओर से ये भी मांग की जा रही कि इस मुद्दे को भी सुना जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जब है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, तो क्या थोड़ा सा समय और इंतजार नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा होगा, संसद में बात पहुंच रही है, लेकिन आम जनता भी देख रही है कि किस तरीके से विपक्ष दल इस मुद्दे को उठा रहा है। आम जनता भी इस बात को लेकर के वो चाह रही है कि क्लियरेंस मिल जाए कि आखिर करना क्या है, किसके वोटर कार्ड बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो राजनीति का जो स्तर चला जा रहा है सर, ये राजनीति किस पैमाने पर आकर के रुक रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, देखिए चर्चा होता सदन में, तो इससे बातें स्पष्ट होती कि सरकार की क्या मंशा है, कहां तक सरकार के जो अधिकारी हैं, जैसे अभी राहुल जी बोल रहे थे कि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो जागरूक नहीं है। सरकार जब चुनाव आता है तब जागरूक हो जाती है, चाहे वो फ्री की रेवड़ियां बांटने में जागरूक हो, चाहे अलग अलग तरीके का वेरिफिकेशन कराने में जागरूक हो, चाहे सर जैसे जो एसआईआर जैसे मुद्दे जो है उसको कराने के लिए जागरूक हो। दूसरी बात रही जो विपक्ष का जो घेराबंदी है, विपक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है न्याय प्रणाली का एक सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है जो हमारे इस मुद्दे को देख रहा है, तो विपक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है और सदन में इस चीज की चर्चा करने की जरूरत है कि तभी तो चीजें स्पष्ट होगी कि सरकार की क्या मंशा है। रही बात जो सरकार के जो पक्ष के लोग हैं, जो बातें रखना चाहते हैं, जो उनके जो बातों को जवाब देंगे, विपक्ष की बातों का जो जवाब देंगे, उनको भी रहना चाहिए। जैसे अभी हमारे प्रमोद जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय विदेश यात्रा पे हैं, तो हम लोग उनको सुनना चाहते हैं। नहीं, और भी लोग हैं जो सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको वो भी एसआईआर पे अपनी बातों को रख सकते हैं और सदन में समझा सकते हैं विपक्ष को कि क्यों ये करा रहे हैं और क्या ये उचित समय है। बिहार देखिए, बिहार में मैं एक बात बोलूंगा, बिहार में क्या है कि आरजेडी वाले जेडीयू और चाहे एनडीए के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और एनडीए वाले फिर जब इधर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर बीजेपी को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। ये एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाकर बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ अधिकारियों लेकिन का चंदन जी, सवाल तो ये भी है ना कि विपक्षी दलों के पास जब कुछ मौके होते हैं और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है तो थोड़ा सा पेशेंस सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन रख लेना चाहिए। और दूसरी तरफ ये विपक्षी दल जिस तरीके से इस वक्त एकजुटता का प्रमाण देना चाह रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि गठबंधन हो चाहे वैसे विपक्षी दलों की एकता की बात हो, तो हम तो सब एक साथ है। लेकिन सर, सदन की कार्रवाई तो बार बार स्थगित हो रही है, हंगामे की भेंट चल रही है सदन की कार्रवाई, जनता का कितना नुकसान इसमें हो रहा है? जी आप आरोप लगा रहे हो कि ये सरकार फिजूल खर्च कर रही है, आम जनता का पैसे खर्च कर रही है। आप भी तो सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करके सदन की कार्रवाई को स्थगित कर रहे हो, तो वो भी तो सरकार और जनता का जो पैसे हैं, जो टैक्स है, उसका फिजूल खर्च हो रहा है। ये विपक्ष को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर सदन में चर्चा करे, चाहे बिहार में करे या चाहे यहाँ पे दिल्ली में हो, लेकिन चर्चा होगी तभी मंशा सरकार का स्पष्ट होगा कि सरकार क्या करना चाहती है एसआईआर के माध्यम से और इतने कम समय में किस प्रकार से इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपके पास जैसे प्रवक्ता आरजेडी हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पे फेंका जा रहा है, हम लोगों के पास भी जानकारियां हैं, तो हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो एमपीज हैं, उनके पास भी, उनके जो बीएलए जो नियुक्त किए गए हैं ब्लॉक लेवल एजेंट्स, उनके पास भी डेटा है, वो भी बताएंगे। जैसे सबसे ज्यादा बिहार में अगर बात करूं तो बीएलए बीजेपी के नियुक्त किए गए हैं, उसके बाद आरजेडी के नियुक्त किए गए हैं, उसके बाद जेडीयू के नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारे जो एजेंट हैं जो घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं एसआईआर के माध्यम से सत्यापन होना चाहिए, तो ये इनसे आंकड़े लेके आप सदन में रखो, पूरा देश देखेगा, पूरा देश समझेगा कि ये क्या सही है, टाइमिंग है या गलत टाइमिंग है। ठीक है प्रमोद जी, बीजेपी के प्रवक्ता तो चले गए, जेडीयू के प्रवक्ता जी भी चले गए, क्योंकि उनसे कई सारे तीखे सवाल भी पूछ लिए गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर के मुद्दे को उठाया जा रहा है, सर आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दा उठाने के लिए जब प्रश्नकाल का मौका रहता है तो उस वक्त तक आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, सारी चीजें जो है ना, प्रक्रिया का पालन विपक्ष करने का काम करता है। और जो प्रक्रिया है, जब सदन, सुन लीजिए ना सुरभि जी, जब सदन चलता है तो जो प्रक्रिया, प्रश्न पूछने का जो प्रक्रिया है या जो सवाल है वो पहले से दिया रहता है। तो हम सवाल आज के डेट में परिप्रेक्ष्य में जो एसआईआर का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है
और जब हम उस महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा कराना चाहते हैं और जब आप चर्चा से बचने का प्रयास करिएगा यह कह करके कि ये केंद्र का मुद्दा है या चुनाव आयोग का है, तो आखिर ये बिहार के लोगों का मुद्दा है ना, बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का मुद्दा है ना। आप चर्चा से क्यों भागने का काम कर रहे हैं? आखिर क्या करे विपक्ष, क्या करे आप ही बता दीजिए। विपक्ष ने तो जनता के बीच जाकर के, आपने देखा था ना कि 9 तारीख को बिहार बंद भी बुलाया गया था, हम सड़क पर भी उतरने का काम किए थे, सदन में अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं और न्याय मांगने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो हमारे पास जो संसाधन है उसका प्रयोग हम करें। देखिए हमारी चिंता जो है वोट की नहीं है, हमारी चिंता वोटरों की है। ये जिस प्रकार से आनन फानन में लाने का प्रयास किया गया है, ये नोटबंदी की ही तरह वोटबंदी का ही एक प्रयास है, इसको समझने की जरूरत है। और जिस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जब लोगों ने अपना हस्ताक्षर नहीं किया, सर, तो इसीलिए तो पूछा मैंने आपसे कि सर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया है, लोकतांत्रिक तौर पर अगर आप लोग वाकई में चल रहे हैं, तो सर अभी मामले पर फैसला थोड़ी आया, अभी तो मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। लेकिन आप लोगों से नहीं हो रहा है। अभी जो सदन चल रहा है सुरभि जी, तो सदन में हम लोग मौन रहे, सदन में अपनी बातों को सर आपके पास और भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए। जब एक मुद्दा शांत हो गया कि अच्छा एसआईआर को नहीं रखें, ये बताइए ना, ये सदन में हम इस मुद्दा को रखें या नहीं रखें, ये सर एक मुद्दा आप लोगों का शांत हो गया बिहार मुद्दे को लेकर के, तो अब आप लोगों ने एक नया मुद्दा ढूंढा है कि कैसे सरकार और हमें लग रहा है सर हंगामा करना, सर कोई रास्ता थोड़ी होता है। हंगामा नहीं करना है, हंगामा नहीं करना। हमारे नेता ने कहा कि अगर मिनिमम एक बूथ पर अगर 10 वोट भी काट दिए जाते हैं, एक विधानसभा में लगभग 320-325 बूथ होता है, तो लगभग 3200-3500 जो है अगर मतदाता का वोट काट दिया जाता है। 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, 11 वोट, 21 वोट, 80 वोट और ऐसे ऐसे कम अंतर के वोटों से कई विधानसभा सीट पर हार और जीत का जब सामना करना पड़ता है, तब जहां 3200 और 3500 वोट का मामला होगा, तो आप सोचिए कितना विधानसभा प्रभावित होगा। हमारी चिंता तो एक एक वोटरों की है ना, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी चिंता वोट की नहीं है, वोटरों की चिंता है। चलिए उम्मीद है कि वाकई ये वोटरों के लिए ही चिंता होगी। बहरहाल क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंदन कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी से जुड़े, राहुल आनंद जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े, GM शाहीन जी नेता है जेडीयू से, आप भी जुड़े थे हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन चर्चा का विषय अभी भी यही है कि क्या बार बार इसी तरीके से हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ती रहेगी, क्योंकि आम जनता के मुद्दों को लेकर के अभी भी चर्चा पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मानसून सत्र थोड़ा तो सुचारू रूप से चल जाए, कुछ मुद्दों को लेकर के डिस्कशंस हो जाए। बहरहाल इंतजार रहेगा, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।